गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है? हेलो। चलिए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में अपन ने डिफरेंशिएशन तक पढ़ लिया है। डिफरेंशिएशन हम लोगों को समझ में अभी आ गया है। डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। ठीक है। आज का क्लास का जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन हम लोगों ने कल पढ़ा था, और उसको पढ़ते वक्त हम लोगों ने इस बात को बहुत ध्यान से देखा भी था कि डिफरेंशिएशन मतलब बहुत छोटी प्रॉपर्टी, बहुत छोटी चीज, बहुत छोटी वैल्यू, डिफरेंशियल वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू, है ना। तो हम लोगों ने डी बाई डी एक्स के फॉर्म में पढ़ा था। इंटीग्रेशन अगर बोले तो अपन बोल सकते हैं इंटीग्रेशन को बड़ी वैल्यू है। उसी छोटी वैल्यू को बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारे पार्ट्स में होगी वो छोटी वैल्यू, उन सभी वैल्यूज को जोड़ दिया जाए, है ना। उन सभी वैल्यूज को जोड़ दिया जाए, और जोड़ने के बाद जो नई वैल्यू निकले, जोड़ने के बाद जो नई वैल्यू निकले, दैट इज इंटीग्रेटेड वैल्यू। इंटीग्रेशन का मतलब अपने को समझ में आता है? नहीं आता है क्या? इंग्लिश में इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट करना, इन्हीं दो या दो से अधिक चीजों को आपस में जोड़ देना, इंटीग्रेट करना। तो उसी तरीके से इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग अगर समझें तो इंटीग्रेशन का मीनिंग हम लोग बोल सकते हैं समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? समेशन। लेकिन किस चीज का? लेकिन किस चीज का? तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे फंक्शन का। हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन का। और और आसान भाषा में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो हम लोग कहेंगे कि कोई एक ग्राफ है, कोई एक ग्राफ है, उस ग्राफ के नीचे कुछ एरिया कवर हो रहा होगा, उस पूरे एरिया की वैल्यू को इंटीग्रेशन बोलते हैं। पूरे एरिया की वैल्यू को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। जैसे ग्राफ से ही समझते हैं। मान लो, मान लो ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, मान लो अपने पास एक ये ग्राफ है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज ओरिजिन। मान लो एक कोई ऐसे जा रहा है, एक कुछ ऐसा ग्राफ बना है, अपन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ऐसा ग्राफ बना है। ऐसा ग्राफ बना है तो ऑब्वियस सी बात है इस ग्राफ के नीचे कुछ एरिया भी होगा, है ना। देखते हैं क्या एरिया है। क्या यही एरिया कवर कर रहा है ये ग्राफ? क्या यही एरिया कवर कर रहा है ये ग्राफ? इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एरिया अंडर कर्व। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? एरिया अंडर कर्व बोल सकते हैं। एक्चुअली यही एरिया अंडर कर्व, इसी एरिया को फाइंड आउट करने की प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, और जो निकल के आता है दैट इज इंटीग्रेटेड वैल्यू। ठीक है, दैट इज इंटीग्रेटेड वैल्यू। अगर इसी में डिफरेंशिएशन भी देखने की कोशिश करें तो एक्चुअली इसका, मान लो एक ये छोटा सा सेक्शन मान लेते हैं, ये जो छोटा सा सेक्शन है, यही इसका क्या है?
डिफरेंशियल वाला सेक्शन है ना, डी बाई डी एक्स वाला सेक्शन है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है, ये कितना है, ये है dx। थोड़ी देर के लिए अपन मान लेते हैं कि ये है dx और ये क्या हो जाएगा y। दिस इज y एंड दिस इज dx। कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। तो क्या अगर हम इसका फंक्शन लिखने की कोशिश करें, अगर हम इसका फंक्शन लिखने की कोशिश करें, तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं क्या, y dx is equal to f of y dx is equal to f of x dx। डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ y, डिफरेंस का फंक्शन जो है वो fx dx है। क्या हम लोग इसका नाम इस फंक्शन के रूप में रख सकते हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या? सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसी फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, अगर इसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर दें, तो क्या हमको पूरा एरिया अंडर कर्व मिल जाएगा? अरे हाँ कि ना? बहुत सिंपल सी बात है ना यार। अगर इस छोटे से हिस्से को, इस छोटे से डिफरेंशियल सेक्शन को हम इंटीग्रेट कर दें, इस डिफरेंशियल सेक्शन को हम इंटीग्रेट कर दें, इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर दें, तो क्या हमको पूरा एरिया अंडर कर्व मिल जाएगा? अरे हाँ कि ना? क्लियर है ना? कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है? हाँ सर, मिल जाएगा। तो बस इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको पूरा एरिया अंडर कर्व मिल जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे इस बात को यहीं पर छोटा सा, ऑन इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन, ऑन integrating this function, we will get the total area under curve, we will get the total एरिया अंडर कर्व। क्या इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं समस्या है। इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन कैसा होता है? इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, इस तरीके के कर्व से इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमको लिखना है, अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इस फंक्शन का अगर हमको इंटीग्रेशन लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स
dx, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कल हम लोगों ने डी बाई डी एक्स लिखा था ना, उसका मतलब देखे तो अब अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमको एफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब क्या है, वी हैव टू इंटीग्रेट, वी हैव टू इंटीग्रेट एफ एक्स with respect to x के रिस्पेक्ट में हमको fx को इंटीग्रेट करना है। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसको नोट करेंगे फटाफट से, इसको नोट करेंगे फटाफट, जल्दी से नोट करिए। टफ है क्या? बिल्कुल भी टफ नहीं है, इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, इजी है। जल्दी से फटाफट से करेंगे। चलो, इतना देखने के बाद हम लोग बोल सकते हैं, इतना देखने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है, इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। अरे डिफरेंशिएशन मतलब क्या, किसी वैल्यू का छोटा पार्ट निकालना। इंटीग्रेशन क्या, किसी छोटी पार्ट, छोटे वैल्यू का बड़ा पार्ट निकालना, यानी इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग बोल सकते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब सर, अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट एफ एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स आता है जी एक्स, ठीक है, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि जी एक्स इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, तो क्या क्या dx का, क्या dx का इंटीग्रेशन fx हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो जाएगा भाई? तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ gx dx इज इक्वल टू fx। लेकिन ध्यान रखना बेटा एक बात, अगर fx लिखा जा रहा है, इस तरीके का इंटीग्रेशन है, कोई लिमिट जिसमें नहीं है, इस तरीके का इंटीग्रेशन है, तो fx प्लस सी लिखा जाएगा, fx प्लस सी लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा सर fx प्लस सी? और ये c क्या है? तो बेटा ये c जो है, ये है इंटीग्रल कांस्टेंट। ये c क्या है? इंटीग्रल कांस्टेंट। अब सवाल एक बहुत अच्छा उठता है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या why this constant is used? इस कांस्टेंट का क्या इस्तेमाल है भाई? फटाफट से सोचेंगे और बताएंगे इस कांस्टेंट का क्या इस्तेमाल है। फटाफट से सोचेंगे इस कांस्टेंट का क्या इस्तेमाल है, फटाफट बताएंगे। तो इस कांस्टेंट में, इस कांस्टेंट का इसलिए इस्तेमाल किया गया, इस कांस्टेंट को इसलिए यूज किया गया क्योंकि कई बार जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, कई बार
जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है किसी भी फंक्शन का, वो कई फंक्शन का सेम आ जाता है, लेकिन कांस्टेंट की वजह से वो फंक्शंस अलग अलग हो जाते हैं। क्या मतलब है, देखते हैं। अपन इसमें क्या लिख सकते हैं, इसका सवाल का आंसर क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट क्यों इस्तेमाल किया गया, इंटीग्रल कांस्टेंट क्यों इस्तेमाल किया गया? बिकॉज समटाइम्स functions with same differential coefficients sometimes functions with same differential coefficients differ because of these constants, because of these constants। क्या इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं सर, एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल के तौर पे देखें तो मान लो किसी 4x स्क्वायर का डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर क्या होगा, 8x होगा। क्या बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2, ये क्या होगा, 4x स्क्वायर का 8x हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा तो अगेन 8x आएगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 6, इसका क्या हो जाएगा, कभी 8x आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इन तीनों ही फंक्शंस का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आया है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, इन तीनों ही फंक्शंस का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आया है ये एक्चुअली सेम आया है, लेकिन क्या फंक्शंस सेम है? नहीं। यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो सेम है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो सेम है, लेकिन जो फंक्शन है वो अलग अलग है। कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। क्लियर हो रही है बात, एकदम क्लियर है ना? चलो नोट कर लो फटाफट से, नोट करेंगे फटाफट। फटाफट से नोट करेंगे। जिस इंटीग्रेशन में, एक बात और भी नोट कर लेना, कि जिस इंटीग्रेशन में इस तरीके से c आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, इस तरह के इंटीग्रेशंस को इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस कहा जाता है। इन डेफिनेट इंटीग्रेशंस क्या कहा जाता है इनको? इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस। चलो लिख लो फटाफट, फटाफट से लिखेंगे। चलो आगे देखते हैं। अब एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के उससे हो जाते हैं बहुत आसानी से, है ना? इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस उससे आसानी से हो जाते हैं, और बड़ा ही पावरफुल फॉर्मूला भी है ना? तो हम लोग लिखेंगे द मोस्ट कॉमन यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हेडिंग थोड़ी सी डालेंगे, मोस्ट कॉमन यूजफुल
एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत सारे जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस होंगे वो आपके इस सिंपल से फॉर्मूले से हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं क्या है भैया ये, कुछ कठिन नहीं, आसान आसान सी चीजें हैं, देखते हैं क्या होता है ये फॉर्मूला। इसको हम लोग पावर फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। हम लोग पावर फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है इसका, अगर कोई फंक्शन सपोज दिया है nx dx, कोई फंक्शन दिया है n टू द पावर ऑफ x dx, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x टू द पावर ऑफ n प्लस वन, x टू द पावर ऑफ n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c, बस इतना ही है ये। काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे तरह के सवाल हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चंस करके देखते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर ऑफ 5 dx, बहुत सिंपल सा सवाल है भाई। क्या है x टू द पावर ऑफ 5, x टू द पावर ऑफ 5, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, x टू द पावर ऑफ 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस वन प्लस सी, मतलब x टू द पावर ऑफ 6 अपॉन 6 प्लस। क्या ये आंसर आसान था, बहुत आसान सा आंसर था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और एक आध एग्जाम्पल देख करके देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, मान लो इंटीग्रेशन करना है 3x टू द पावर ऑफ 11 बाई 2 का, कैसे लिखेंगे, 3x टू द पावर ऑफ 11 बाई 2 dx, बहुत सिंपल सा है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, 3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर ऑफ 11 बाई 2 dx, सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, x टू द पावर ऑफ 11 बाई 2 अपॉन 11 बाई 2 प्लस c, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे, x टू द पावर ऑफ 11 बाई 2 अपॉन 11 बाई 2, और साथ में ये 3 इसमें मल्टीप्लाइड में रहेगा, है ना, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, फटाफट से करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलो करो, बताओ जल्दी से। जल्दी से करेंगे, क्या हो जाएगा, बताओ भाई फटाफट से बताओ। ये इंटीग्रेशन के बाद 13/2 हो जाएगा, पावर 30/2 हो जाएगा, 13/2 प्लस वन करना रह गया था ना, अब चलो बताओ, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा ये, तो ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6/13 x टू द पावर ऑफ 13/2 प्लस c, दिस विल बी द फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन π/2, ठीक है, या एक काम करते हैं, अभी और एक सवाल करते हैं पहले, नंबर से ही करते हैं, चलो n का पावर x में आ रहा होगा, ऐसा करते हैं, चलो मल्टीप्लाई में था, अब डिवीजन में करते हैं, 5 टू द पावर ऑफ x, 5 अपॉन x टू द पावर ऑफ 7 dx, 5 टू द पावर ऑफ x, 5 अपॉन x टू द पावर ऑफ 7, चलो
सॉल्व करो इसको फटाफट से। तो 5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -7 dx, x की पावर -7 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होगा, क्या बचेगा, 5 इंटू एक्स की पावर -7 + 1 अपॉन -7 + 1 प्लस सी, क्या आ जाएगी, 5 इंटू एक्स की पावर -6 अपॉन -6 प्लस सी। यही आ जाएगा ना, यही आ जाएगा ना। चलो फिर आगे, इससे आंसर आ जाएगा, इससे आंसर निकल जाएगा, है ना। एक चीज और देखते हैं इसी फॉर्मूले में, इसी पावर फॉर्मूले में क्या है भाई, इसका मतलब क्या है ये। एक चीज इसमें जो रह गई है छोटी सी, वो ये है कि इसमें एक छोटी सी कंडीशन है, पूरे फॉर्मूले में एक छोटी सी कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि जो n है वो कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा। जो n है वो कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा, इस बात को ध्यान में अपने को रखना है। n जो है वो कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा। चलो नोट करेंगे फटाफट से, फटाफट से नोट करेंगे। और इसके बाद हम लोग कुछ फॉर्मूले और देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये टेबल है, लेके आया हूं। ठीक है, क्या है ये, देखते हैं भाई। कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज हैं, जैसे डिफरेंशियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स के थे, वैसे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है। जैसे 1/x का अगर डिफरेंशिएशन होगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग x प्लस सी। एज इट इज है, याद रखना है इसको। साइन x का इंटीग्रेशन होगा तो माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो साइन एक्स प्लस सी, ई टू द पावर ऑफ x का इंटीग्रेशन होगा तो ई टू द पावर ऑफ x, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा तो tan x, और dx का इंटीग्रेशन होगा तो x। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूले हैं, इसको एज इट इज याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, अदर यूजफुल फॉर्मूले फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको फटाफट से। फटाफट नोट करेंगे। हो गया नोट, चलो आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हम लोगों ने देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो इसमें कुछ खास अलग चीज नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रल्स भी बिल्कुल इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की तरह ही होते हैं। ठीक है, बस अंतर क्या है, इसमें लिमिट्स अप्लाइड होती हैं। ठीक है, इंटीग्रल्स विद लिमिट्स, जो इंटीग्रल्स लिमिट्स के साथ होते हैं उनको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स बोलते हैं। इसमें दो तरह की लिमिट्स होती हैं। सपोज यहाँ x1 लिखा है, यहाँ x2 लिखा है, तो ये जो x1 है दिस इज नोन एज व्हाट, लोअर लिमिट,
एंड दिस इज x2 को क्या बोलेंगे, ये है अपर लिमिट, ठीक है। x1 क्या हो जाएगी, जो नीचे लिखी जाएगी उसको हम लोग लोअर लिमिट बोलेंगे, जो ऊपर लिखी जाएगी उसको हम लोग अपर लिमिट बोलेंगे। और इसका जो सोल्यूशन होगा वो बिल्कुल इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की तरह ही होगा, बस इसमें कांस्टेंट c लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें पता है कि किस लिमिट की बात हो रही है, ठीक है। लिख देंगे इसको, इस बात को यहाँ पर हम लोग कि v is also solved, it is also solved as indefinite integrals but constant c will not be used, but constant c will not be used in, ठीक है। कोई समस्या वाली बात नहीं है, पक्की बात। सॉल्व करने का क्या तरीका है, सपोज लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम x1 to x2, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल टू fx, तो इसको क्या हम लोग लिखेंगे, नीचे x1 लिखेंगे और ऊपर x2 लिखेंगे, नीचे x1 लिखेंगे और ऊपर x2 लिखेंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ध्यान से बात समझ लो कि पहले लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे फिर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, सेम टू सेम ही रहेगा, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, ठीक है। अपर लिमिट अप्लाइड टू सॉल्व x with upper limit minus x with lower limit, x with upper limit और x with लोअर लिमिट। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे, हमको वैल्यूज मिल जाएंगी। मतलब अगर इसी का हमको सॉल्व करना हो तो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x1 to x2 ऑफ fx dx इज इक्वल टू fx x1 से x2। अगर इसी को सॉल्व करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व इसको, बहुत आसान सा तरीका है, क्या, x1 और x2 की लिमिट अप्लाई करेंगे, f x2 माइनस f, ठीक है, f x2 माइनस f x1 करेंगे तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके, कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लिया जाए, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 5x क्यूब dx, इंटीग्रेशन ऑफ 5x क्यूब dx विद लिमिट 1 to 3, 1 से 3 तक की लिमिट है, 5x क्यूब dx का इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन कैसे होगा भैया, बताओ जल्दी से, इंटीग्रेशन कैसे होगा, लिमिट तो बाद में अप्लाई होगी ना, पहले इंटीग्रेशन तो करो। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx, 5 बाहर, लिमिट 1 से लेकर के 3 तक अप्लाइड, क्या आएगा इसका, 5 और क्यूब है तो क्या हो जाएगा 4, 3 + 1 ना, रूल के हिसाब से 5 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट अप्लाइड फ्रॉम 1 to 3। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। 5/4 बाहर हो जाएगा, 5/4 बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x to the power of 4, लिमिट अप्लाइड फ्रॉम 1 to 3, क्या हो जाएगा 5/4, 3 to the power of 4
माइनस 1⁴ सॉल्व कर लेंगे। 5/4 और 3 की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 81 -1 क्या आ जाएगा? 5/4 80, ये से कट जाएगा, बचा 20 और 25 जा 100। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? फाइनल आंसर क्या आ गया भाई? 100। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मतलब क्या, अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या उस गोल्डन रूल से सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और लिमिट कहाँ अप्लाई करेंगे? वहां, यहाँ पर लिमिट आकर के अप्लाई कर देंगे, तो हमको कांस्टेंट जो सी लगा रहे थे वो नहीं लगाना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग करिए। क्वेश्चन लिखिए। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos x dx, cos x dx। चलिए सॉल्व करेंगे फटाफट से। टाइम हो रहा है 2:50। वी विल 2:55 वी विल डिस्कस इट विथ एट 3। ओके, 5 मिनट का समय है, फटाफट सॉल्व करिए। चलो सॉल्व करो फटाफट से।
हेलो, हो गया क्या? हो गया सवाल? इजी सा था, कोई टफ नहीं था। नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, अपन करते हैं। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, लिमिट इज अप्लाइड फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया? sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। और लिमिट कहां से कहां तक की अप्लाई हो जाएगी? 0 से पाई बाई 2। और तो कुछ इसमें सॉल्व करना नहीं है, डायरेक्ट लिमिट लगानी है। लिमिट लगा दो डायरेक्ट। कैसे लगेगी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90, और साइन 90 कितना होता है? 1। तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, एंड 1 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात? बस इतना सा सवाल था, 5 मिनट इसके लिए दिए थे। मैं वैसे उम्मीद कर रहा हूँ कि मैक्सिमम्स का हो गया होगा, पर अगर नहीं हो पाया है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप कर लो। लेट्स कम टू एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। फिजिक्स में एप्लीकेशन कैसे होती है देखते हैं। हेडिंग डालेंगे, एप्लीकेशन इन, एप्लीकेशन इन फिजिक्स। हेडिंग डालेंगे, एप्लीकेशन इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में बेटा इंटीग्रेशन दो तरीके से इस्तेमाल होता है। फिजिक्स में इंटीग्रेशन दो तरीके से इस्तेमाल होता है। कौन कौन से ये दो तरीके हैं? फिजिक्स में इंटीग्रेशन दो तरीके से इस्तेमाल होता है। दो तरीके कौन कौन से? एक तो एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए, एक तो एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए, टू डिटरमाइन एरिया अंडर, एरिया अंडर कर्व। एक तो एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए इसको यूज करते हैं। दूसरा क्या यूज करने का इसका तरीका, क्या कारण है हम क्या यूज करते हैं? दूसरा हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई बहुत छोटी वैल्यू दी है, लेकिन प्रॉब्लम में हमको उसकी बड़ी वैल्यू चाहिए, है ना? क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं उसके लिए हमको उसकी बड़ी वैल्यू चाहिए, तो हम लोग उस छोटी वैल्यू को इंटीग्रेट करके उसकी बड़ी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कह सकते हैं हम लोग कि टू एक्सटेंड द रिजल्ट ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, टू एक्सटेंड द रिजल्ट of the small element up to the range required in the problem। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है ना? सीधा था, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना? काइनेमेटिक्स में इंटीग्रेशन कहाँ कहाँ यूज होता है और कैसे कैसे यूज होता है? इन काइनेमेटिक्स एक तो जो अभी हम लोगों ने देखा था कि जब एरिया अंडर कर्व निकाल रहे थे, तब एरिया अंडर कर्व निकाल रहे थे, तो हम लोग को मालूम है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो क्या देता है? प्लेसमेंट कल हम लोगों ने देखा था। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसके नीचे का जो एरिया होगा, उसके अंडर का जो एरिया होगा वो क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। स्पीड टाइम का ग्राफ क्या देगा? स्पीड टाइम का ग्राफ हमको क्या देगा? एक्सेलरेशन,
और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सॉरी नॉट एक्सेलरेशन, सॉरी डिस्टेंस देगा। स्पीड और टाइम का ग्राफ हमको डिस्टेंस देगा। एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ हमको क्या देगा? हमको वेलोसिटी देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किनारे रखते हैं थोड़ा। एक छोटी सी बात और समझते हैं, एक छोटी सी बात और समझते हैं कि अगर छोटी सी बात ग्राफ से समझते हैं, चलो ग्राफ से समझते हैं। सपोज ये टाइम की लाइन है और ये वेलोसिटी है। एक हमको कोई ग्राफ दिया है कुछ ऐसा, ऐसा है। ये जो एरिया है इस कर्व के अंदर का, दिस इज A1। ये जो एरिया है इस कर्व के अंदर का, दिस इज A2। और ये जो एरिया है इसके अंडर का, बात समझ में आ रही है? A1 A2 A3। एक चीज और भी समझ में आ रही है कि जो एरिया टाइम की लाइन के नीचे है, जो एरिया टाइम की लाइन के नीचे है, ये एक्चुअली कैसा होगा? नेगेटिव में होगा। और इन दोनों की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव में होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी ना? ये बात समझ में आ रही है? इसमें वैल्यू नेगेटिव में होगी और इसमें वैल्यू पॉजिटिव में होगी। तो अगर हमको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम लोग जो वैल्यूज लेंगे एरिया अंडर कर्व के, मान लो ये कुछ टाइम भी है ना, टाइम 0 t0, दिस t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज t इज इक्वल टू, तो t0 से t1 t3 की ही बात करेंगे, जितनी भी करेंगे t0 से t3 की बात करेंगे, ये लिमिट अप्लाइड है। t0 से t3 की ही बात करेंगे। तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम लोग साइन के साथ एरिया को लेंगे, हम लोग साइन के साथ एरिया को लेंगे और निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो A1 माइनस A2 और प्लस A3। इससे हमारा क्या निकलेगा? इससे हमारा निकलेगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस कैसे निकलेगी? A1 A2 और A3। अगर एल्जेब्रिक सम करेंगे, अगर एल्जेब्रिक सम करेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और अगर नॉर्मल सम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर सिर्फ उठा करके वैल्यूज को ऐड कर दिया जाएगा तो हमको सम मिल जाएगा उसका, और अगर एल्जेब्रिक सम किया जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ बातें इन्हीं में से हैं जिसको समराइज्ड फॉर्म में लिखेंगे, कुछ बातें इसी में से हैं जिसको समराइज्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि जब एक्सेलरेशन को टाइम के फंक्शन में रिप्रेजेंट किया जाएगा, लिख के देखते हैं। when
acceleration is in the function of time टाइम के फंक्शन पे अगर एक्सेलरेशन दिया है इज इफ एक्सेलरेशन इज इन द फंक्शन ऑफ टाइम तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमको फंक्शन का क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन देन टू फाइंड velocity we have to integrate the function ठीक है फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे अगर एक्सेलरेशन का फंक्शन टाइम के रूप में दिया हुआ है टाइम की तरीके से एक्सप्रेस किया हुआ है तो उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी ठीक है और अभी जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि अगर वीटी ग्राफ है इफ देयर इज अ वीटी ग्राफ तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा और अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना है सम ऑफ mod of all the areas sum of mod of all the कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्लियर है ना चलो नोट कर लो नोट करेंगे फटाफट से और बेसिक मैथमेटिक्स का जो लास्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा ज्यादा काम का नहीं है ये हम लोगों के है मतलब ऐसी बात नहीं है टोटली डिफरेंशिएशन पर ये ट्राई कर रहा है डिफरेंशिएशन वाली बातें ही हैं बहुत छोटी छोटी बातें अपने को समझने के लिए हैं वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है पढ़ने वाला लेकिन फिजिक्स में जो अपने काम की चीज़ है बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं वही सिर्फ हमको करनी है आप मान लो कोई एक ऐसा ग्राफ दिया है बात समझ आ रही है ना कोई एक ऐसा मान लो ग्राफ दिया है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है कोई ऐसा ग्राफ दिया है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का जिसकी हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमको ये फाइंड करना है तो इन शॉर्ट अगर हम बोले तो हमको क्या फाइंड करना है हमको मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है किस फंक्शन का y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना दूसरी भाषा में अगर हम लोग बोले इन अदर वर्ड्स मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन कौन सा फंक्शन है ये y इज इक्वल टू एफ एक्स y इज इक्वल टू
कोई इसमें समस्या वाली है क्या? कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, बस वही हमको यहाँ समझना है। कुछ बातें हैं फॉलो करनी है। सबसे पहले तो हम लोग dy बाई डी एक्स लिख लेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेंगे, dy बाई डी एक्स लिख लेंगे। और एक बात देखेंगे कि इस पूरे ग्राफ में चाहे मिनिमम वैल्यू ले लिया जाए या मैक्सिमम वैल्यू ले लिया जाए, चाहे ये मिनिमम हो, ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया, इसका टेंजेंट देखो, इसका टेंजेंट देखो, इसका टेंजेंट देखो, इसका टेंजेंट देखो, कोई भी हो, मैक्सिमम का हो या मिनिमम का हो, किसी का भी टेंजेंट है तो वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ये लिखेंगे ऑल टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसकी वजह से क्या हुआ, ये 0 के बराबर हो गया। अरे हाँ कि नहीं, dy बाई डी एक्स क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। ठीक है, और इसी इक्वेशन से, इसी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 से हमको क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, लेट से हम थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं ये x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम लोग मान ले रहे हैं कि x1 x2 x3 x4 है वैल्यूज निकालने के लिए। तो इसकी वैल्यूज कैसे निकलेंगी, इसकी वैल्यूज कैसे निकलेंगी, लेट से x इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4। तो वैल्यू कैसे निकलेगी भैया इसकी, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसके लिए हमको एक छोटे से फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका इस्तेमाल करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। नोट पॉइंट क्या रखना है कि इसका इस्तेमाल करने पर, इसका इस्तेमाल करने पर हम लोग मैक्सिमम के लिए कौन कौन सी वैल्यूज इसमें लेंगे, अगर मैक्सिमम की वैल्यूज निकालनी है तो कौन कौन सी लेंगे, x1 लेंगे, x3 लेंगे। मिनिमम के लिए निकालनी है तो क्या लेंगे, x2 लेंगे और x4 लेंगे। मैक्सिमम के लिए x1 x3 लेंगे, है ना। तो नोट पॉइंट इसमें क्या रखना है, नोट पॉइंट इसमें क्या रखना है, याद क्या रखना है, मतलब छोटी सी बात है याद रखने वाली, कि अगर, कि अगर फॉर मैक्सिमम हम लोग वैल्यूज क्या यूज करेंगे, x1 यूज कर सकते हैं, ऊपर है, x3 यूज कर सकते हैं, एंड सो ऑन, जितनी वैल्यूज रहेंगी वो सब यूज कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है वो कैसा आ रहा है, वो आ रहा है नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आ रहा है, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब सही है, सारी वो मैक्सिमम की वैल्यूज हैं, है ना। एट ऑल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम, और मिनिमम के लिए, फॉर मिनिमम इज इक्वल टू, इसकी वैल्यूज क्या रखी जाएंगी, x2 x3 x4 एंड सो ऑन। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है एट ऑल पॉइंट्स ऑफ मिनिमम। ठीक है, क्लियर है बात, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमारा बेसिक मैथ्स खत्म होता है। ठीक है, एक बार फटाफट से जितना हम लोगों ने बेसिक मैथ्स में पढ़ा है उसको देख लेते हैं। अब इसका तो कुछ रोल रह नहीं गया, अब तो सारे हम लोगों ने पढ़ लिए।
चलो ठीक है। बेसिक मैथ्स में क्या क्या हम लोगों ने देखा था? सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो भी हम लोगों ने देखा था, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखे थे, ठीक है। फिर बाइनोमियल थ्योरम में फैक्टोरियल पढ़ा था, है ना। और फिर बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपैंड कैसे करना है उसके क्वेश्चंस करके देखे थे। फिर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे थे बाइनोमियल थ्योरम के। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि नेचुरल लॉग को उसमें कैसे बदलना है, ये इंपॉर्टेंट लॉग के फॉर्मूले हैं शायद से, है ना। हाँ, यहाँ हम लोगों ने लॉग भी पढ़ लिया था। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ लॉग भी देखा हम लोगों ने, कि नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कैसे चेंज करते हैं वो भी देखा। एक्सपोनेंशियल सीरीज देखी, एक्सपेंशन उसका, लॉगरिथमिक सीरीज का एक्सपेंशन देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलेज देखे, ठीक है। इसके सारे एंगल वगैरह देखे, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देखे। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम लोगों ने दिए थे याद करने के लिए, होप आप लोगों ने याद किया होगा। इसके बाद हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन पढ़ा, डिफ्रेंसिएशन कैसे अप्लाई होता है उसके कुछ ग्राफ्स देखे, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स थे वो भी सारे देख लिए थे हम लोगों ने। इसके बाद अगर दो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स प्रोडक्ट में हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम लोगों ने देखा, का क्वेश्चन किया। फिर दो डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर डिवीजन में है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं उसका भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का क्या एप्लीकेशन है वो भी हम लोगों ने देखा, इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी देखी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताता है, उसका ग्राफ कैसे शो होता है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसे शो होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट में इसको एक्सेलरेशन को कैसे दिखाते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन भी पढ़ा, इंटीग्रेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, कांस्टेंट क्यों यूज किया जाता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, मोस्ट कॉमन फार्मूलेज कौन से होते हैं, ठीक है। वो भी हम लोग ने देखा, पावर फॉर्मूला देखा, इंपॉर्टेंट फार्मूलेज भी यहाँ पर देख लिए। इसका डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है वो भी हम लोगों ने समझा, उसके क्वेश्चंस देखे। क्या फिजिक्स का एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, फिजिक्स में इंटीग्रेशन का क्या एप्लीकेशन है वो भी देखा। काइनेमेटिक्स में कौन कौन सी इक्वेशन किस तरीके से यूज होती हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन की समरी देखी। देन मैक्सिमा एंड मिनिमम देखा, और मैक्सिमम मिनिमम की कैसे वैल्यू निकलती है वो देखी। यहाँ पर हम लोग का बेसिक मैथ्स का जो सेक्शन है वो खत्म हो गया है। कुछ कुछ और बातें हैं वो हम लोग समय के साथ जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे पढ़ेंगे आगे वो चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो सेवा एजुकेशन के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर प्रैक्टिस शीट पड़ी है बेसिक मैथमेटिक्स की। बेसिक मैथमेटिक्स की उसको जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। कोई डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। डाउट आएगा तो वहीं पर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़िए, कुछ भी डाउट हो पूछिए, जो होमवर्क दिया जा रहा है चाहे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, उसको करिए और अपने मिशन एमबीबीएस की तरफ आगे बढ़िए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू।